नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्रेडिट कार्ड के ऊपर है, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट भी भारत देश में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी। लेकिन दोस्तों, चूंकि हम भारत में रह रहे हैं और भारत की ही बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट दिन ब दिन इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि अब क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टरों की संख्या में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कि आंकड़े जो सामने आए हैं वो चौंकाने के लिए काफी है। दोस्तों आखिरकार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लोग कहां कहां पर और कैसे कैसे क्यों करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे भी पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्रेडिट कार्ड लोगों तक पहुंचता कैसे है, और ये मार्केटिंग कंपनियां जो लोन की मार्केटिंग करती हैं ये लोगों के पीछे कैसे पड़ती हैं और उन्हें क्रेडिट कार्ड लेने पर मजबूर कैसे करती हैं। दोस्तों अक्सर कर आपने देखा ही होगा, कई बार अनजान नंबर से कॉल आ जाती है और लोग फोन उठा लेते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इस क्रेडिट कार्ड में ये स्कीम है, वो स्कीम है, आपको ये ऑफर मिलेगा, आपको वो ऑफर मिलेगा। कई बार इंसान इनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन सुबह कॉल करेंगे, शाम को कॉल करेंगे, दोपहर को कॉल करेंगे। और दोस्तों कई बार तो डायरेक्ट सेलिंग में भी इन कंपनियों की सेल्स टीम लोगों के पीछे पड़ती है और ज्यादातर अपना प्रोडक्ट बेचने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों ऐसा एक नहीं, ऐसी कई सारी उदाहरणें हैं जहां पर यह देखा गया है कि सेल्स टीम लोगों के पीछे पीछे ऐसे चिपकती है कि सर आप ये लोन ले लीजिए या क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप ये ले ही लीजिए। क्योंकि दोस्तों उस वक्त उनको अपना सेल्स टारगेट दिख रहा होता है। और यही नहीं, एक बात आप सुनकर बहुत हैरान होंगे कि डीएमए हो या डीएसएस हो, मतलब सेल्स एजेंसीज होती हैं, इनको क्रेडिट कार्ड सेल करने पर या किसी को मोटी लिमिट दिलवाने पर 10% के लगभग कमीशन मिलता है। अब दोस्तों आप ये देखिए कि कंपनियां क्यों नहीं अपनी सेल्स टीम रखती हैं और क्यों लोगों के पीछे नहीं पड़ती। इसीलिए पड़ती हैं दोस्तों लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं इनकी कॉल से, मजबूरी में आके चलो ले ही लेते हैं यार, चलो ले लिया। फिर उसके बाद जब जैसे ही हाथ में क्रेडिट कार्ड आ जाता है, हाथ में क्रेडिट कार्ड आ जाने के बाद फिर इंसान आईफोन, ये फोन, ये चीज, वो चीज, मतलब फिर इंसान क्रेडिट कार्ड हाथ में, मान लीजिए किसी की लिमिट 5 लाख की अप्रूव हो गई है या 4 लाख की अप्रूव हो गई, आदमी के दिमाग में सबसे पहली चीज लग्जरी आइटम्स घूमने लग जाती हैं। चलो यार ये ले लेते हैं, यार चलो हॉलीडेज पे घूम के आते हैं, या ये करते हैं या वो करते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजों पे पैसा खर्चा जाता है कि फिर उसके बाद जब चुकाने की बारी आती है और लिमिट कई बार सारी एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर 30 दिन बाद जब आंख खुलती है तब जब बिल सामने आता तो लोग सोचते ये क्या हुआ। अब सारा का सारा पैसा एकदम तो चुकाया जाएगा नहीं। मान लीजिए आपने 3 लाख थी, 3 लाख सारी लिमिट एग्जॉस्ट कर डाली आपने। अब उसमें कंपनी कह देती है कि या तो आप सारा बिल पे कर दीजिए या मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए। अब दोस्तों लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि मिनिमम ड्यू होता क्या है। मिनिमम ड्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज सब कुछ होता है, जिसे लोग पे करके सोचते हैं यार अब जान छूट गई, अब अगले महीने देखेंगे। लेकिन दोस्तों आपको शायद ये नहीं पता, पैसा वहीं का वहीं खड़ा रहता है और मिनिमम ड्यू हर महीने चलता ही रहता है। दोस्तों मतलब आप कंपनी को फ्री का पैसा दे रहे हैं दोस्तों। और यदि गलती से आपका मिनिमम ड्यू भी लेट हो जाता है यार, या 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो दोस्तों कंपनियों के मिनिमम ड्यू के साथ साथ ब्याज और पेनल्टी भी हो जाती है।
जो कई कई बार 3%, 2.5%, 5% तक चली जाती है दोस्तों। अब बताइए, वो पैसा भी आपकी प्रिंसिपल में जुड़ता चला जाता है। अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, आदमी मिनिमम ड्यू देने के भी काबिल नहीं रहता। अब फिर जब वो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो जाता है, तब आदमी सोचता है यार अब क्या करें। तो जब क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होता, फिर कंपनियों की तरफ से फोन आने शुरू हो जाते हैं, भाई आप अपना मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए, इतनी अमाउंट पे कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेशर में आ जाते हैं, वो इधर उधर से पकड़कर उधारी लेकर मिनिमम ड्यू पे करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जब उनको वो पैसा भी मिलना बंद हो जाता है या कोई नहीं देता, तो मिनिमम ड्यू पे करने से भी वो गए गुजरे हो जाते हैं दोस्तों। फिर कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कंपनियां कभी कभी तो अपने एग्जेक्टिव्स भी भेजना शुरू कर देती है दोस्तों। शुरू शुरू में तो ये लोग बात बड़े आराम से करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कई कंपनियां ऐसी देखी गई हैं जिनके रिकवरी एजेंट इतने ज्यादा बदतमीजी से बात करते हैं कि लड़ाई झगड़े तक पे उतर जाते हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ महीने पहले की बात है, एक हमारे क्लाइंट थे, यूट्यूब पर ही उनके साथ एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ बहुत तगड़ा विवाद हुआ था। साइबर सेल में कंप्लेंट तक करवानी पड़ी, क्योंकि रिकवरी एजेंट ने उनके साथ अबे तबे तू तड़ाक गाली गलौज पता नहीं क्या क्या किया दोस्तों। लेकिन दोस्तों सैल्यूट है उनको कि जिस तरीके से उन्होंने उस रिकवरी एजेंट को हैंडल किया, रिकवरी एजेंसी को हैंडल किया। एक अकेला पूरी रिकवरी एजेंसी पे भारी पड़ गया दोस्तों। कैसे? ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर लिया या गैर कानूनी करना, कानूनी तरीके से कानून का पालन किया और रिकवरी एजेंसी को सबक सिखाया दोस्तों। वही रिकवरी एजेंसी जो हमारे व्यूअर के पीछे पड़ी हुई थी, आज हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रही थी दोस्तों। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि क्रेडिट कार्ड जब डिफॉल्ट हो जाता है, तो कंपनियों के कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो डिफॉल्टर्स के साथ बहुत गंदा और अभद्र व्यवहार कर देती हैं दोस्तों। अब दोस्तों कुछ लोग तो बर्दाश्त कर जाते हैं, वो सोचते हैं चलो हमने लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है तो हमें ये चीज भुगतनी पड़ेगी। अब कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग अपने आत्मसम्मान के ऊपर बिल्कुल भी बट्टा नहीं लगने देते, वो फिर भिड़ जाते हैं। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड की बात एक और भी है कि क्रेडिट कार्ड में आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई पुलिस केस नहीं हो सकता, कोई पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। हाँ, आर्बिट्रेशन या ज्यादा से ज्यादा ईसीएस बाउंस तब जब आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया हो और आपने अपने क्रेडिट कार्ड से ईसीएस ऑन किया हो, तब आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस होगा, अदरवाइज आर्बिट्रेशन। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड में पेनल्टी और ब्याज ये मल्टीपल होते चले जाते हैं यदि आप पैसा नहीं देते हैं। कंपनियों की फोन कॉल्स उसी पेस के साथ आती रहेंगी, उसी फोर्स के साथ आती रहेंगी, और कई बार रिकवरी एजेंट एक बार भी आएगा, 2 बार भी आएगा। तो दोस्तों हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें रिकवरी एजेंटों से निपटना पड़ेगा। कैसे निपटेंगे? उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया, प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए, अपने एडवोकेट के थ्रू दे दीजिए भैया, और उसमें यह बताइए कि भाई क्यों डिफॉल्ट हुआ, किन्हीं विषम परिस्थितियों की वजह से डिफॉल्ट हो गया। यदि परिस्थितियां आपकी विषम है तो दोस्तों ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीद लेते हैं या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगा लेते हैं और बाद में पैसा दे नहीं पाते। तो दोस्तों ऐसे लोग फिर जो पैसा दे नहीं पाते या जो देना नहीं चाहते, उनको विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में भी रख दिया जाता है दोस्तों। लेकिन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कई बार लोग अपने फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लगा देते हैं दोस्तों। जैसे किसी की मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अगर वहां पे आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है और पैसा आपका एकदम से लग गया,
और बाद में आप नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरीके की बात आप कंपनी से कह सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस था। या बिजनेस में भी यदि लॉस हो जाए और क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप एग्जॉस्ट कर लें, तब भी आप बैंक को बता सकते हैं। बस बात आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई भी ये कहता है कि विषम परिस्थितियों के कारण यदि कोई भी इंसान पैसा नहीं चुका पा रहा तो उसको अपनी बात कंपनियों के सामने रखनी चाहिए। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, अपनी व्यथा बताइए। हाँ, ये अलग बात है कि कंपनी आपके प्रायर लीगल नोटिस पे कोई कार्रवाई करे ना करे, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने प्रायर लीगल नोटिस दिया और आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो किया। दोस्तों, अब दोस्तों बात आ जाती है कि क्रेडिट कार्ड की मुसीबत से छुटकारा मिलता कैसे है। दोस्तों, यदि आपने अपने क्रेडिट कार्ड में कोई ईसीएस ऑन नहीं किया तो ईसीएस बाउंस का तो केस होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, क्रिमिनल केस या पुलिसिया कार्रवाई आपके ऊपर हो नहीं सकती, क्योंकि यह सिविल नेचर का मामला है। और दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई सारे जजमेंट्स हैं जहां पर उन्होंने खुद स्पेसिफाई किया है कि सिविल मामले को क्रिमिनल मामला नहीं बनाया जा सकता। वित्तीय मामले को, वित्तीय लेन देन मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मामला ही माना है। दोस्तों, अब दोस्तों रह गया आर्बिट्रेशन। कंपनियां ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर आर्बिट्रेशन कर सकती हैं। और दोस्तों, आर्बिट्रेशन में भी आप तब भी बच पाएंगे यदि आप आर्बिट्रेशन के हर नोटिस का जवाब देंगे। यकीन मानिए, आप जवाब देते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि आपका ये जो क्रेडिट कार्ड का जो लोन है, क्रेडिट कार्ड है, 10 या 15% के बीच में ना सेटल हो जाए तो कहिए। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने अधिकारों को जानना होगा, प्रायर लीगल नोटिस देने होंगे, या आर्बिट्रेशन के नोटिस आ रहे हैं तो उनके जवाब देने होंगे। रिकवरी एजेंटों से आपको बिल्कुल कानूनी तरीके से निपटना होगा। जब कंपनी को ये चीज लग जाएगी कि हाँ, अब इस आदमी से आसान तरीके से पैसा निकलवाना आसान नहीं है, तो फिर कंपनियां सेटलमेंट की ओर ही भागती हैं। और दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में सेटलमेंट जो बहुत आकर्षक तरीके से हो जाती है, 90% खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसमें 10% पे सेटलमेंट होती है, 15% पे सेटलमेंट होती है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपने अधिकारों को जानिए और प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ चलिए। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, और दोस्तों एक सलाह मैं आपको और भी दूंगा, यदि आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही जगह पे करिए। क्योंकि दोस्तों, एक बार लग्जरी आइटम आप ले तो लेंगे, लग्जरी आइटम थोड़ी ही देर के लिए हमें संतुष्ट कर देती है, लेकिन उसके बाद जब हम उसका पैसा नहीं चुका पाते तो वही लग्जरी आइटम हमें बोझ लगने लग जाती है। दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी शर्मिंदगी से बचें और जहां तक संभव हो सके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जरूरत हो वहां पर करें। दोस्तों आई होप आपको आज क्रेडिट कार्ड के ऊपर बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यदि पसंद आ गया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।